आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की शाखाएं। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम इसकी मनोविज्ञान की शाखाएं पढ़ लेते हैं आज। उसके आगे हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य, उसका शिक्षक के लिए महत्व क्या है और शिक्षा मनोविज्ञान के दोष क्या हैं। सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान को जानने से पहले हम मनोविज्ञान की शाखाएं जान लेते हैं। मनोविज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से दो शाखाएं आती हैं, सामान्य और असामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत प्राणियों के सामान्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह सबसे व्यापक और प्राचीन शाखा है। सबसे व्यापक और प्राचीन शाखा कौन सी है मनोविज्ञान की? सामान्य मनोविज्ञान, जनरल साइकोलॉजी। असामान्य मनोविज्ञान, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत प्राणियों के असामान्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो असामान्य व्यवहार होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर होता है जो भी प्राणियों का, उसके बारे में हम जिस शाखा में पढ़ते हैं वो होता है हमारा असामान्य मनोविज्ञान। पशु मनोविज्ञान, एनिमल साइकोलॉजी के अंतर्गत इसके प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। इसके अंतर्गत पशु पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की एक शाखा है। अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है। मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? असामान्य मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? अनुप्रयुक्त शाखा का हिस्सा है। अभी मैंने बताया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे मानव मनोविज्ञान। मानव मनोविज्ञान में ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो आती है। इसके अंतर्गत मनुष्यों के व्यवहार का वर्णन, कारण, क्यों उनके व्यवहार कैसे होता है, क्या कारण होते, पूर्व कथन, इसके बारे में पहले की क्या कथन है, क्या लोगों के विचार हैं और नियंत्रण हम इस पर कैसे कर सकते हैं, ये सभी इस सब से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा बाल मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत बालक बालिकाओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजी। टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट जो भी होते हैं, टीचर्स के लिए जो भी पेपर होते हैं टीचिंग के लिए, उन सब में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। इसके बाद किशोर मनोविज्ञान एडोलेसेंस साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत किशोर किशोरियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो किशोर किशोरियाँ हैं, हमारा टीनेजर्स ग्रुप जो हम कहते हैं, उन सब के जो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो किशोर मनोविज्ञान कहलाता है। किशोर मनोविज्ञान भी टीचिंग एप्टीट्यूड वाले टेस्ट में जैसे सीटेट वगैरह में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आता है प्रौढ़ मनोविज्ञान, एडल्ट साइकोलॉजी। जो प्रौढ़ों के व्यवहार का वर्णन करना, पूर्व कथन, नियंत्रण से संबंधित अध्ययन किया जाता है इसमें। इसके बाद आता है समाज मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी। इसके प्रतिपादक है मैकडूगल। इसके अंतर्गत सामाजिक परिस्थितियों में व्यवहार और परस्पर अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है नैदानिक मनोविज्ञान, क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रसित व्यक्तियों का निदान तथा मनोवैज्ञानिक उपचार करना संबंधित है। जैसे कोई चोर है तो वो क्यों चोरी करता है, वो एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। तो उससे ग्रस्त व्यक्ति है जो चोर है, उसको जो हम निदान करने की कोशिश करेंगे उसको, या कोई भी अबनॉर्मल बिहेवियर है, जो भी मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, उनसे ग्रस्त व्यक्तियों को हम ट्रीट करने का या उनका समस्याओं को निदान करने की कोशिश करेंगे मनोवैज्ञानिक तरीके से। ये नैदानिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आएगा। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इसके प्रतिपादक हैं जीन पियाजे ने कॉग्निटिव थ्योरी दी थी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी की थ्योरी दी थी जो
इसके अंतर्गत संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षण, अधिगम आदि का अध्ययन किया जाता है। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। इसके बाद है व्यक्तित्व मनोविज्ञान, पर्सनल साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत व्यक्तियों के बीच भिन्नताओं, अगर हमें पता है दो व्यक्ति होते तो उन दोनों में कुछ अलग बातें होती, दोनों में भिन्नताएं होती, उन सब के बारे में हम व्यक्तित्व मनोविज्ञान है पर्सनल साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। समानताओं का अध्ययन, जो क्या समानताएं हो सकती है, यह व्यक्तित्व के शील गुणों मतलब उनके गुण क्या हैं, विशेषकों और मांगों के मापन से भी संबंधित होता है। मतलब कि हर व्यक्ति के अलग अलग शील गुण होते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो विशेष विकासात्मक मनोविज्ञान, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में बालक बालिकाओं के विकास क्रम का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में जो भी व्यक्ति हैं या बालक बालिकाएं हैं, उनका जो विकास हो रहा है वो किस तरह से होता है वो हम इसमें जानेंगे। इसके बाद आता है प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। विलियम वुंट ने सबसे पहले साइकोलॉजी में प्रैक्टिकल किया था, इसलिए इसके प्रतिपादक वही माने जाएंगे। इसके अंतर्गत प्रयोगों के आधार पर पशु पक्षियों और मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्रयोग के आधार पर जो प्रैक्टिकल करके हम प्रयोग जो भी हमने कर चुके हैं या कर रहे हैं करेंगे इनमें, तो वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। व्यक्तिगत मनोविज्ञान इंडिविजुअल साइकोलॉजी, इसके अंतर्गत व्यक्तियों के व्यक्तिगत व्यवहार से संबंधित अध्ययन किया जाता है। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का कोई व्यवहार क्यों है, ये सब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जाता है। इसके बाद हमारा आता है मनोमितिक मनोविज्ञान, साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी, अतीन्द्रिय मनोविज्ञान, इसके अंदर पैरा साइकोलॉजी, इसके अंतर्गत क्या था पुनर्जन्म में टेलीपैथी करके, हम जैसे देखा होगा आपने कुछ सुना होगा कि पुनर्जन्म के बारे में बता लेते हैं आप, टेलीपैथी, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती। औद्योगिक मनोविज्ञान, संगठनात्मक मनोविज्ञान, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, इसके अंतर्गत बाजार या कार्मिक जो कर्मचारी है उनका मनोविज्ञान और किसी इंडस्ट्री की व्यवस्था आदि के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये कुछ शाखाएं हैं मनोविज्ञान की। इसके अलावा भी कुछ और शाखाएं होती हैं, हमें इतनी सब शाखाओं से कुछ खास महत्व तो नहीं है, बस कुछ कुछ हम जैसे कि हम इसमें से महत्वपूर्ण रूप से पढ़ेंगे। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की शाखा को पढ़ेंगे आगे, और किशोर मनोविज्ञान पढ़ेंगे, बाल मनोविज्ञान पढ़ेंगे, और शिक्षा मनोविज्ञान हम विशेष रूप से इसमें पढ़ेंगे। बाकी हम नहीं पढ़ेंगे, बाकी शाखाओं से हम कुछ खास नहीं पढ़ेंगे इसमें, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का एक शिक्षक के लिए क्या महत्व है। तो एक अच्छा जो मनोवैज्ञानिक होगा वो एक अच्छा अध्यापक भी होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं कि बच्चा जो है वो क्या चाहता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, तो हम उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और अच्छे से उसको उसकी अपब्रिंगिंग कर पाएंगे। इसके संबंध में थॉमस फुलर ने कहा है कि अध्यापकों को उतना ही बच्चों के स्वभाव का भी ज्ञान होना चाहिए जितना कि पुस्तकों का। उसको क्या होना चाहिए, उतना ही पुस्तकों के ज्ञान के समान ही उसे बच्चों के स्वभाव का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी वो अच्छे से टीचिंग कर पाएगा। तो पहला इसमें जन्मजात, पहला जो क्वालिटी है जो हम समझ सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा, कि जो जन्मजात स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करने में हमें शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, सहायता करता है। हेल्पफुल इन गेटिंग नॉलेज ऑफ इनेट नेचर। उसके बाद है बालक की आवश्यकताओं व समस्याओं को जानने में सहायक। हेल्पफुल इन नोइंग द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द चाइल्ड। उसकी आवश्यकताएं क्या है, क्या ज़रूरत है उसकी, क्या उसकी प्रॉब्लम है, किसी एज ग्रुप में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये सब भी हम इसके अंतर्गत जान सकते हैं अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान जानते हैं तो। बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक। हेल्पिंग इन गेनिंग नॉलेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट का नॉलेज गेन करने में हमें क्या सहायता प्रदान करेगा, शिक्षा मनोविज्ञान। व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानने में सहायक। हेल्पफुल इन नोइंग
इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर व्यक्ति, हर बच्चा कुछ डिफरेंट होता है, वह क्यों होता है वो हम शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा जान सकते हैं। चरित्र निर्माण में सहायक, हम किसी का करेक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एजुकेशन साइकोलॉजी का पता होना चाहिए कि क्या है, तभी हम उसका अच्छा करेक्टर डेवलप कर सकते हैं, उसको करेक्टर बिल्डिंग कर सकते हैं। 6th है हमारा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक, हेल्पफुल इन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट मतलब कल हमने पढ़ा था 4H, तो इस तरह से हम सारा मतलब मानसिक और शारीरिक और भावनात्मक और क्रियात्मक विकास इसके अंतर्गत व्यक्ति का या बच्चे का करना चाहेंगे, तो उसका सभी तरह से विकास करने के लिए हमें शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद हमने पढ़ा है हम पढ़ेंगे शिक्षण विधि का चयन करने में सहायक। अगर हमें एक बच्चे को पढ़ाना है तो हमें अच्छे टीचिंग मेथड पता होने चाहिए बच्चे के लिए कौन से अप्रोप्रिएट है। तो हेल्पफुल इन सेलेक्टिंग द टीचिंग मेथड सेलेक्ट करने में भी ये हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। समय सारणी का निर्माण करने में सहायक, निर्माण करने में सहायक, हेल्पफुल इन मेकिंग टाइम टेबल मेकिंग में हेल्पफुल होगा। क्यों होगा, देखिए आपको पता होगा कि टाइम टेबल बनाने के भी कुछ रूल होते हैं, वो किस आधार पे होते हैं, साइकोलॉजी के आधार पे होते हैं। और इसके बाद है आत्मानुशासन स्थापित करने में सहायक। अगर हम आत्मानुशासन स्थापित करना चाहते हैं, स्टैब्लिशिंग सेल्फ डिसिप्लिन, अगर कोई बच्चा अपने आप को डिसिप्लिन रख पाता है अपने आप बिना किसी के कहे, या कोई भी व्यक्ति टीचर भी है कोई भी, तो वो एक एजुकेशन साइकोलॉजी का पार्ट है, तब उसको समझ सकते हैं कि कोई किस तरह से कोई आत्मानुशासित हो सकता है। उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहायक, हेल्पफुल या क्रिएटिव, जो भी यूजफुल करिकुलम है उसको क्रिएट करने में हमें ये सहायता प्रदान करता है। शिक्षण को प्रभावी बनाने में सहायक, शिक्षण को टीचिंग को हेल्पफुल बनाने में क्या होगा, ये इफ़ेक्टिव होगा। अचेतन मन का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक, अचेतन मन का ज्ञान प्राप्त करना है तो अनकॉन्शियस माइंड का जो हमें नॉलेज लेना है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड क्या है, सिर्फ 10% है, 90% हमारा अन्य हिस्सा है, अचेतन इसमें सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो उसको जानने के लिए हमें शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है। निर्देशन का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक, हेल्पफुल इन एक्वायरिंग डायरेक्टिंग नॉलेज। अब किसी बच्चे को निर्देशन देना है, किसी को भी कोई दिशा प्रदान करनी है आगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पता रखना पड़ेगा, ज्ञान होना चाहिए। 14 नंबर पॉइंट है अध्यापक छात्र संबंधों को सुधारने में सहायक, हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग टीचर स्टूडेंट रिलेशन। तो जो शिक्षक है, टीचर लिखते हैं, टीचर स्टूडेंट रिलेशंस को अगर हमें अच्छा बनाना है तो इसके लिए हमें शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। आत्मज्ञान में मदद में सहायक, हेल्पफुल इन हेल्पिंग इन इनलाइटमेंट, आत्मज्ञान में सहायक। इसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है सर्वांगीण विकास करना, उचित दृष्टिकोणों का विकास करना, शैक्षिक परिस्थिति बनाने, ये हम पढ़ चुके ऊपर भी। विषय वस्तु संगठन में सहायता, सामाजिक संबंधों का पर बल, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार विश्लेषण हेतु तकनीकी व्यवहार समझने में सहायता देना, शिक्षण की उपयुक्त विधि का ज्ञान होना, प्रशासन और संगठन में मार्गदर्शन करना, मापन मूल्यांकन में सहायक होना, विकास और वृद्धि को उन्नत करना, मानदंडों से परिचित कराना, मनोवैज्ञानिक ढंग से चिंतन कराना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना आदि। ये थे शिक्षा मनोविज्ञान के
उद्देश्य। शिक्षक के लिए इनका महत्व और उद्देश्य काफ़ी हद तक कुछ कुछ पॉइंट मिलते जुलते भी दिखेंगे आपको, क्योंकि उद्देश्य वही होंगे जो हम इम्पोर्टेंस ही उसका उद्देश्य हुआ एक तरह। अब इसके बाद देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के दोष। शिक्षा मनोविज्ञान का एक दोष है कि यह नया विज्ञान है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हमें शोध नहीं मिलते अभी इसलिए ये अभी डेवलपिंग कंडीशन में, कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं है, अभी इसका विकास हो रहा है। गत्यात्मक व्यवहार का अध्ययन। गत्यात्मक व्यवहार मतलब कि हम किसी भी व्यक्ति का व्यवहार इसमें ऑब्जर्व करते हैं। हमें पता है कि कोई भी व्यक्ति क्या है, उसका व्यवहार चेंज होता रहता है, कभी ऊपर नीचे कुछ भी बदलाव होते रहते हैं, तो इसको ऑब्जर्व करना इसके अंतर्गत आता है। तो इसलिए गत्यात्मक व्यवहार का अध्ययन है। और किसी भी व्यक्ति का व्यवहार हम पहले अपने ही व्यवहार के बारे में हम नहीं कह सकते कि हम पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, इसलिए इसमें कुछ ये इसका एक दोष हो गया। व्यक्तिगत भिन्नताओं की समस्या। अब देखो हम दो अलग अलग व्यक्तियों पे कोई प्रैक्टिकल करना चाहें, कोई प्रयोग करना चाहे, कोई थ्योरी अप्लाई करना चाहे, तो दो व्यक्तियों में भिन्नता होती है, इसलिए उनके जो रिजल्ट भी है या जो हमारा प्रैक्टिकल है उसमें भी भिन्नताएं होंगी। मात्र ज्ञान पर्याप्त नहीं। इसमें जो क्या है, किताबी पुस्तकी ज्ञान है या वैसे ज्ञान है, उसी से काम नहीं चलेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके विषय में प्रयोगात्मक ज्ञान भी होना जरूरी है, तभी हम विषय को अच्छे से समझ पाएंगे। मनोवैज्ञानिकों के मतों में भिन्नता। अब मनोवैज्ञानिकों के जो मत है उनमें भी भिन्नता आपको देखने को मिलेगी। आप डिटेल में पढ़ चुके होंगे, जैसे अभी तक बीएड में भी आपने पढ़ा होगा, आपको लगेगा कि ये मनोवैज्ञानिक तो एक दूसरे का ही विरोध कर रहे हैं, आलोचना ही कर रहे हैं, क्योंकि उनके मतों में बहुत भिन्नताएं भी हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान की जो वैज्ञानिक प्रकृति है वो अभी क्या है, बहुत कंफ्यूजिंग भी है एक तरह से, कई बार हमें कंफ्यूजिंग भी लगती है, तो इसलिए हम इसका एक दोष इसको मानते हैं। पशुओं पर प्रयोग। अब 7वां इसका पॉइंट है कि पशुओं पर प्रयोग। और जो भी इसमें प्रैक्टिकल हुए बच्चों पे कम हो रखे हैं अभी भी। शिक्षा मनोविज्ञान में जो भी हम प्रयोग पढ़ते हैं, जो भी थ्योरीज पढ़ते हैं, वो सब अधिकतर उनका पशुओं पे प्रयोग हुआ है, और उसको हम बच्चों या शिक्षण में भी उनका प्रयोग करने मतलब उनको उस तरह से समझते हैं। लेकिन पशुओं का व्यवहार और मनुष्य का व्यवहार बहुत भिन्न है, इसलिए ये भी इसका एक दोष हो गया। 8वां पॉइंट है अन्य विज्ञानों से भिन्नता। अन्य विज्ञानों से भिन्नता का तात्पर्य है कि हम जैसे देखते हैं फिजिक्स के कुछ नियम हैं, तो हम उनको प्रयोग के द्वारा समझ सकते हैं कि हम उसको प्रयोग के द्वारा समझ सकते हैं कि क्या कोई साइंटिस्ट कहना चाहता है और उस प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो रहा है। या जैसे केमिस्ट्री में कोई लैब में प्रैक्टिकल करके हम उस केमिकल को मिला के देख सकते हैं क्या चेंज आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें उसकी थ्योरी को अक्षरशः समझना होगा, और फिर उसके बाद हम उसको उस तरह से समझ के हम अपना ऑब्जर्व करेंगे। हम अब ज़रूरी नहीं कि हमारा ऑब्जर्वेशन उसका ऑब्जर्वेशन सेम आ जाए, क्योंकि मैंने कहा कि जो बच्चों का और मनुष्यों का, व्यक्तियों का व्यवहार है वो वेरिएशन है, उसमें मतलब भिन्नताएं हैं, तो इसलिए ये अन्य विज्ञानों से भी भिन्न है। इसमें पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति पे हम सेम प्रैक्टिकल करें और हमें सेम रिजल्ट मिले, ये ऐसा नहीं हो सकता। हमारे जो आउटपुट हैं वो भी भिन्न हो सकते हैं, इसलिए ये इस शिक्षा मनोविज्ञान के दोष हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही। आज हमने जो पढ़ा उसमें हमने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य, उसके दोष, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है ये पढ़ा, और इसके साथ ही हमने मनोविज्ञान के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में भी पढ़ा। तो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आगे हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।